हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। जैसा कि आपको अभी मैंने पहले बताया कि आपकी बीएड सेकेंड ईयर की रीअपियर की डेटशीट आ गई है, तो आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है डिस्क्रिप्टिव। इट मीन्स कि आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का कि आपको डिस्क्राइब करने हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो पहले आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको वहां पर पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो। पूरा जैसे कि आपको सपोज ये क्वेश्चन आया आपको कि वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज का क्या होती है, तो आपको पहले नॉलेज को एक्सप्लेन करना होगा कि उसकी थोड़ी सी 4 लाइंस के अंदर नॉलेज क्या होती है। उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। उसके बाद आपको वहां पे लिखना होगा बड़ी सी हेडिंग टाइप्स ऑफ नॉलेज। देन आप उसको, अगर आपको पेपर की लेंथ बढ़ानी है, आपको इतना क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज लिख के पहले आप क्या लिख दोगे, सारे टाइप्स लिख दोगे। एक्सप्लिसिट नॉलेज, प्रायरी नॉलेज, पोस्टीरियरी नॉलेज, आपका इंट्यूटिव नॉलेज, तो वो सारे पॉइंट्स में आप लिख दोगे। फिर बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में ही लिखेंगे, पैराग्राफ नहीं यूज करेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट लिखा हमें कि एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है। तो ऐसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपकी लेंथ भी ज्यादा लगेगी और आप पेपर भी अच्छे से आपका प्रेजेंटेबल लगेगा। तो पैराग्राफ को अवॉइड कर कर पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कर लिया है कि नॉलेज क्या होती है, उसके वहां पर टाइप्स किए थे हमने 2 या 3 टाइप। अब और भी टाइप्स है, उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं इस सेशन में। टाइप्स ऑफ नॉलेजेस क्या होता है। फर्स्ट, एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट क्या होती है, आपकी बाहरी नॉलेज होती है। तो इसे रीड करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और मे बी नंबर्स। आप इस नॉलेज को, एक्सप्लिसिट मीन्स क्या हो गया कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो। वर्ड्स के अंदर आप बोल सकते हो नॉलेज को, नंबर्स के अंदर आप बोल सकते हो नॉलेज को। आप उसको शेयर भी कर सकते हो इधर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और थ्रू ट्रेडिशनल मीन्स। कि पहले हम लेटर्स लिखते थे, लेटर्स के अंदर आप लिखते थे ना वर्ड्स के अंदर, तो आप वैसे भी शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट मीन्स कि मेल हो गया आपका, अब आप चैटिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको शेयर कर सकते हो। एक्सप्लिसिट नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड टू वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक्सप्लिसिट क्या हो गया कि इस नॉलेज के अंदर आप बहुत सारे वाइडर सोसाइटी को एक साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं तो काफी लोग उसको देखते हैं, तो यहाँ हम वाइडर सेक्शन में शेयर कर रहे हैं नॉलेज को। एंड हैज बीन द मेजर फॉर्म ऑफ वेस्टर्न नॉलेज as opposed to the Japanese understanding that knowledge is something that is not easily visible or can be expressed। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये एक explicit knowledge एक फॉर्म है, मेजर फॉर्म है वेस्टर्न नॉलेज की, जिसे आप शेयर कर सकते हो, समझ सकते हो बहुत सारी कंट्रीज के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ। पर अगर हम जापानीज अंडरस्टैंडिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो एक ऐसी चीज है जो इजीली विजिबल नहीं होती है। क्लियर। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी एक्सप्लिसिट नॉलेज की, जिससे आप अपने वर्ड्स के अंदर, अपने नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ट्रेडिशनल डिवाइसेस के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हो और ये नॉलेज बहुत वाइडर रेंज में लोगों के पास पहुंचती है। नेक्स्ट, टैसिट नॉलेज क्या होता है आपका। दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज कैन बी सेड टू बी हाईली पर्सनल। क्या होती है टैसिट नॉलेज, पर्सनल नॉलेज होती है एंड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट और शेयर विद अदर्स। अब टैसिट नॉलेज को आप इतना इजीली दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो या कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो नॉलेज होती है हाईली पर्सनल होती है कि जिसे आप दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। इट इंक्लूड्स सच नॉलेज एज सब्जेक्टिव इंसाइट एंड इंट्यूशन। अब हमने से पहले सेशन में किया था, इंट्यूटिव नॉलेज क्या होती है, एकदम से आपको इंट्यूशन हुई कि हाँ ये चीज होती है, तो वैसे ही आप दूसरे को ना तो एक्सप्रेस कर सकते हो ना ही उसको आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो प्रूफ नहीं होती है नॉलेज। तो वैसे ही टैसिट नॉलेज होती है कि जिसे आप शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव इंसाइट्स होती हैं जो आपको अंदर से फीलिंग आती है और ना ही आप उसको शेयर कर पाओगे। तो ये क्या होती है, पर्सनल नॉलेज होती है। टैसिट नॉलेज इज डिपेंडेंट अपॉन वंस एक्शन, आइडियल्स एंड वैल्यूज एंड इमोशंस। तो ये क्या हो गया, वही सेम चीज हो गई जो टैसिट नॉलेज होती है, वो एक वैल्यूज पर, एक इमोशन पर बेस्ड होती है, डिपेंडेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट नॉलेज पढ़ेंगे रिसीव्ड नॉलेज। रिसीव्ड नॉलेज को हम कैसे कहते हैं, नॉलेज कैन ऑल्सो बी सीन एज फैक्ट
एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि आप नॉलेज को कैसे देख सकते हो, एक एज अ फैक्ट एंड उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आप देख सकते हो। फिर उसको क्या बोला कि विद इंस्ट्रक्टर्स बीइंग seen as experts who have mastered the required facts, it is a duty to the teacher of the present knowledge through such devices as notes, assist the learners to committed memory and tested mastery। अब received knowledge क्या हो गया कि जैसे आपको यहाँ पर बोला गया है, जो नॉलेज आपको फैक्ट्स के थ्रू या करेक्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू मिलती है, अपने इंस्ट्रक्टर्स या फिर टीचर्स के थ्रू मिलती है जो उस सब्जेक्ट या उस नॉलेज में एक्सपर्ट होते हैं, तो उस नॉलेज को क्या बोला जाता है। और वो किसी फॉर्म में भी मिल सकती है, आपको नोट्स के फॉर्म में, या फिर आपको किसी ने बताया, या फिर आपके टेस्ट कर रहे हो आप, तो किसी भी फॉर्म में आपको वो नॉलेज मिल सकती है। रिसीव्ड मतलब क्या होता है, लेना। तो वो क्या हो गया, आपको कोई आप अथॉरिटी से या टीचर से, इंस्ट्रक्टर से, एक्सपर्ट से जो नॉलेज आप ले रहे हो वो क्या कहलाएगी, रिसीव्ड नॉलेज कहलाएगी। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ यूनानिमस accepted facts. You may be noticed, for example, that various scholars do not agree on some basic things, such as definition of common principles. This has been meant that learners too are encouraged to develop the present level of knowledge as per their experience and understanding. Under subjective knowledge, the opinion of the teacher never final. And since teachers act as a facilitator of knowledge, guiding learners to how to achieve their fullest experience. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि सब्जेक्टिव नॉलेज क्या होती है कि ये एक ओकेजनली करेक्टराइज्ड होती है, कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स को एक साथ लेना थोड़ा सा मुश्किल, पॉसिबल नहीं हो पाता है। सब्जेक्टिव नॉलेज में जो टीचर है अपना ओपिनियन भी फाइनल नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर कैसे एक्ट करती है, एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या करती है, सिर्फ टीचर वहां पर बच्चों को बता सकती है कि आप अपना पोटेंशियल फुलेस्ट कैसे अचीव कर सकते हो। कोई चीज फाइनल नहीं है, उसने सिर्फ एक डिस्कशन करी है आप लोगों के साथ, और जो आपने उसको समझा कि टीचर्स ने जो भी आपको बताया कि आप ये चीजें कर सकते हो, तो वो चीज क्या हो गया, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज हो गया। तो ओपिनियन यहाँ पर फाइनल नहीं होते हैं। मेरा ओपिनियन है कि आप पास हो जाओगे या आपको ये समझ आ जाएगा, पर ये एक रिटर्न नहीं है या एक एप्लीकेबल फैक्ट नहीं है, तो उसे हम क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव नॉलेज कहलाएंगे। नेक्स्ट, प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज को हम क्या कहते हैं, कंसीडर नॉलेज एज नाइदर फैक्चुअल नॉर मेड अप ऑफ करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है कि ये ना तो फैक्चुअल होती है, किसी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, और ना ही ये किसी करेक्ट आंसर से बनी होती है। इट आर्ग्यूज दैट no single scholar has fully understood the facts of to enable him or her to force her opinion on others। अब यहाँ पे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सके। इस प्रोसीजरल नॉलेज में क्या बोला गया है कि कोई भी सिंगल स्कॉलर यहाँ पर फुली, उसको चाहे कितने भी फैक्ट्स पता हो, उसको समझ आए हो, पर वो किसी पर भी अपना ओपिनियन थोप नहीं सकता है, उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि ये मेरा ओपिनियन है और आपको यही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको यही बोला गया है, it extends learner a chance to express what they consider as complex problems with evidence। हर एक लर्नर के पास चांस होता है, जैसे एक हम हैं, आप हो, तो आप लोगों के पास भी चांस है कि आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जैसे आपको समझ में आई है। तो क्योंकि वो आप ही को पता है, तो वो वहां पर आपके पास चांस है कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। आप किसी और तरीके से वे में, या कोई और कैसे चाहता है आपको सुनना, आप वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर जैसे आप चाहते हो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। It assumes that teachers are equipped and well informed to assist the learners in analyzing challenges through different situations. Knowledge here is made of different facts and experiences। देखिए यहाँ पर जब एक एक्सपीरियंस आ जाता है, जैसे कि हमने पहले किया था एम्पिरिकल नॉलेज जिसे हम बोला था, तो वही चीज आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हर एक जो नॉलेज होती है डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। हर एक लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस होता है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके पास चांस होता है कि आपको उस एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसीजरल नॉलेज कहलाएगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टेड नॉलेज। कंस्ट्रक्टेड नॉलेज क्या होती है, इट व्यूज नॉलेज एज कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल क्या होता है, आपका टेक्स्ट बुक से भी होता है, और बाहरी जो नॉलेज होती है उन दोनों का मिक्सचर होता है। रिलेटिव, अनसर्टेन, टेंटेटिव, जो टेम्पररी होती है, येट कैपेबल ऑफ मेकिंग पोजीशन, चॉइसेस एंड कमिटमेंट्स टू oneself। A knowledgeable person is one who is fully aware of uncertainty but still has to courage to encourage learner towards informed opinions,
रीजन, जजमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये जो इट कंसिडर लर्निंग इज गोइंग बियॉन्ड एकेडमिक्स टू क्रिएट लर्नर्स विद अ यूनिवर्सल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या बोला, कॉन्टेक्चुअल, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है, बाहरी नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए दुनिया की। तो ये वो नॉलेज होती है जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, खाली आपकी बुकिश नॉलेज नहीं होती। तो इस नॉलेज में हम कैसे, ये एकेडमिक्स से भी आगे जाकर है, जैसे कि जहां पर बच्चा क्रिएट करता है अपनी नॉलेज को यूनिवर्सल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि एक जो दुनिया का एक यूनिवर्सल व्यू है, जैसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो दुनिया से एक्सेप्ट एकेडमिक। एकेडमिक के साथ साथ भी आप वहां पर बाहरी नॉलेज भी सीख रहे हो, उसको आपको क्या बोला जाएगा, कंस्ट्रक्टेड नॉलेज बोला जाएगा। यहाँ पर पर्सन वही कहलाता है नॉलेजेबल जिसको अनसर्टेनिटीज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, उन सभी चीजों का पता होना चाहिए वहां पर, तो फुली अवेयर रहता है और उसको और लोगों को भी एंकरेज करता है, किसके लिए, टुवर्ड्स इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस एंड जजमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या, टेंटेटिव क्या होती है, टेम्परेरी नॉलेज होती है जो आपकी अभी तक फिक्स नहीं हुई है, परमानेंट नहीं हुई है, और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करते हो अपने एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर आप जो चीज देखते हो, अपनी बुकिश लैंग्वेज के बाहर जाके कोई चीजें सीखते हो, तो वहां पर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस नॉलेज को, और वो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टेड नॉलेज कहलाएगा। नेक्स्ट, डेक्लेरेटिव नॉलेज। अब यहाँ पर नॉलेज ऑफ मेनी काइंड्स, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो डेक्लेरेटिव नॉलेज है इज जनरेटेड बाय रिसर्च। कैसे जनरेट होती है ये आपकी डेक्लेरेटिव नॉलेज, कि रिसर्च कर यहाँ पर कोई भी एक वन पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं बेस्ड होती है कि मैंने कोई रिसर्च करी या मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा और मैंने आपको वो नॉलेज फिक्स्ड हो गई, वो इस पे बेस्ड नहीं होती है, बल्कि जब तक बहुत सारे यहाँ पर साइंटिस्ट या फिर बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट ना हो जाए, वो एक पर्टिकुलरली जनरेट ना हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च के अंदर ना आ जाए, तो वो कहलाती है डेक्लेरेटिव नॉलेज। All these and much more are a part of declarative knowledge. It is also known as public knowledge. क्योंकि रिसर्च नॉलेज में क्या कहलाएगा, पब्लिक नॉलेज आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक रूल्स ऑफ एविडेंस के साथ वेरीफाई की जाती है, रेप्लिकेबल होती है एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट होती है, कि यहाँ पर बहुत सारे तरीकों से उसको जज किया गया है, उसको यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर उसको टेस्ट किया गया है, बहुत सारे एविडेंस उसके निकाले गए हैं, तो उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेक्लेरेटिव नॉलेज बोला जाता है, जिसके बहुत सारे एविडेंस हो आपके पास, वेरीफाई किया हो आपने उसको, आपने लॉजिकली कंसिस्टेंट हो और रिसर्च से आपने निकाली है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी डेक्लेरेटिव नॉलेज। नेक्स्ट, फंक्शनिंग नॉलेज। नेक्स्ट बात है आपका फंक्शनिंग नॉलेज क्या कहती है, हाउ टू डू थिंग्स एंड इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि आपको चीजें कैसे करनी है, उसका फंक्शन क्या है और वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो फंक्शनिंग नॉलेज इज स्ट्रांगली रूटेड इन डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये अगेन ये क्या हो गया, फंक्शनिंग नॉलेज किसका एक पार्ट हो गया, आपका डिक्लेरेटिव का, जिसके अंदर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, वो चीज कैसे हुई, उसको आपको कैसे यूज करना है, तो वही चीज आपकी किस में आ जाती है, डिक्लेरेटिव में, क्योंकि उसमें पहले से एक्सपीरियंस होता है, आपने उसको यूज करा है, उसको रिसर्च करी है उसके बारे में, देन एविडेंस निकाले हैं, वेरीफाई किया है, तो वही फंक्शनिंग नॉलेज में भी आ जाता है। Unless one is strong in declarative knowledge and understanding what actions can be performed through it, it cannot become functioning knowledge. कि जब तक अगर आपने स्ट्रांग नहीं हो डेक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर कि उसको आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके एक्शंस आपने नहीं समझे हैं, तो इट कैन नॉट बिकम, वो फंक्शनिंग नॉलेज नहीं बन सकता। इन अदर वर्ड्स, डेक्लेरेटिव नॉलेज व्हेन पुट टू यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और परफॉर्मिंग थ्योरी बेस्ड टास्क, जब आप डेक्लेरेटिव नॉलेज को यूज के अंदर लेकर आओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस के अंदर आप उसको यूज करोगे, परफॉर्मिंग थ्योरी के अंदर उसको आप यूज करोगे, और वो जब तक एक टास्क नहीं बन जाता, वो उसके बाद ही वो क्या बनती है, फंक्शनिंग नॉलेज बनती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका प्रोसीजरल नॉलेज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर ये। तो चलिए, ये आपका एसेंशियली बेस्ड होता है, स्किल बेस्ड होता है प्रोसीजरल नॉलेज, एंड हाउएवर इट डजंट हाई रिगर एंड ऑफ डेक्लेरेटिव नॉलेज। तो यहाँ पर ये था आपके 8 यहाँ पर टाइप्स ऑफ नॉलेज जो हमने पढ़ा, और ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है छोटे छोटे 4 to 5 लाइन्स के अंदर, एक एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है, जैसे कि आप इसी पॉइंट को या इसी पैराग्राफ को आप 2 to 2.5 पेज के अंदर कवर कर सकते हो, और आपका थोड़ा आंसर इंप्रेसिव लगेगा। तो आपको ऐसे ही पॉइंट्स के अंदर पहले लिखना है, फिर उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, पेपर नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल लगता है। तो ये चीज़ जिसको भी अगर आपको ये चीज़ आपको लिखने हैं, अगर आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। मैंने शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर आपको यहाँ पर ये पॉइंट या ये टॉपिक कवर करा दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप
keep subscribing our channel B.Ed Learners. This is a unit of aspiring teachers. So जो भी बच्चा aspiring teacher से पढ़ रहे थे, अब डिटेल में जिसे पढ़ना है तो वो B.Ed Learners को सब्सक्राइब कर सकता है एंड लाइक कर सकता है और शेयर कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ. Thank you so much.